सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राफेल फाइटर्स की डील को लेकर, जिसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये भी भारत की मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिफेंस डील्स में से एक है, क्योंकि 2016 में जब से 36 राफेल फाइटर्स की डील साइन हुई थी तब से लेकर अभी तक ये राफेल फाइटर्स की डील इतना ज्यादा चर्चा में रही है कि आज के समय में कोई आम इंसान जिससे इन सब चीजों से कोई मतलब भी नहीं होता है उसे भी मालूम होगा कि आखिर राफेल क्या है। पर जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो 36 राफेल फाइटर्स की डील है, इसके लिए कंट्रोवर्सी शुरू होने का मेन कारण यही था कि जो यूपीए गवर्नमेंट ने अपने समय में 126 राफेल फाइटर्स की डील के लिए बात करी थी, जो कि कभी आगे नहीं बढ़ पाई, तो उस डील को स्क्रैप किया गया था और फिर उनके बदले एनडीए गवर्नमेंट ने 126 राफेल फाइटर्स से सीधा घटाकर केवल 36 राफेल फाइटर्स को ही लेने का फैसला लिया। तो आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनके मन में जानने की जिज्ञासा जरूर होगी कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके चलते केवल 36 राफेल फाइटर्स लिए गए, ज्यादा क्यों नहीं और कम क्यों नहीं। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने 1999 के कारगिल वॉर के पोस्टर बॉय के बारे में सुना है? हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर की, जो कि कारगिल वॉर के पोस्टर बॉय के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वही मिराज 2000 फाइटर जिसने पिछले साल 2019 में हमारे एक निकम्मे पड़ोसी को ऐसा झटका दिया था कि उसको लगभग 1 से 1.5 महीने तक ये समझ नहीं आया था कि भारत के मिराज फाइटर्स ने जिनको 72 हुरों तक पहुंचाया है उनकी जानकारी को कैसे छुपाए। तो जिसके चलते हमारे पड़ोसी का कभी तो ये कहना था कि भारत के मिराज 2000 फाइटर्स ने इजराइल के स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया था केवल उनके कौवे को मारने के लिए या फिर उनके 2-4 पेड़ गिराने के लिए। हाँ, उन्होंने उसके अगले दिन जवाब देने की कोशिश करी थी, लेकिन हमेशा की तरह वो कोशिश भी नाकाम कोशिश थी और जबकि उस कोशिश में उल्टा उन्हें अपना एक F-16 खोना पड़ा था। खैर, इतनी ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक को ऐसा पहला मामला नहीं है जब मिराज 2000 फाइटर ने हमारे एक निकम्मे पड़ोसी को भारत की असली ताकत दिखाई है। असल में 1999 के कारगिल वॉर में भी मिराज 2000 फाइटर्स बॉम्बिंग रोल के लिए इस्तेमाल हुए थे और उस वॉर में मिराज 2000 फाइटर्स ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर एक बहुत ही प्रिसाइज एयर स्ट्राइक करी थी। और वैसे भी इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 फाइटर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से बॉम्बिंग रोल के लिए ही करती है, क्योंकि ये फेमस ही है अपने एयर टू ग्राउंड रोल के लिए। और चूंकि कारगिल वॉर के समय भारत के पास कोई भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं था, तो इसी वजह से मिराज 2000 फाइटर्स को बॉम्बिंग रोल के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि बॉम्बर एयरक्राफ्ट तो आज भी भारत के पास नहीं है और उसका एक कारण ये भी है कि भारत को बॉम्बर एयरक्राफ्ट की असल में जरूरत है भी नहीं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। बाकी आपको पता है कि वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? जी हाँ, इस वीडियो के आई बटन में। और बाकी 1999 के कारगिल वॉर में मिराज 2000 फाइटर्स ने अपनी काबिलियत को बहुत अच्छे तरीके से साबित करके दिखाया था। लेकिन अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये वीडियो राफेल पर बनाई जा रही है तो फिर इसमें मिराज 2000 फाइटर कहाँ से आ गया? आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको जल्द ही मिराज 2000 फाइटर का राफेल फाइटर से कनेक्शन मालूम पड़ेगा। रुको जरा, सब्र करो। तो ये तो आप जानते होंगे कि मिराज 2000 फाइटर भी फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा ही बनाया गया है, जिसने राफेल फाइटर्स को भी बनाया है। और 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डसॉल्ट एविएशन के साथ 40 मिराज 2000 फाइटर्स की डील साइन की थी, जो कि करीब 1985 तक डिलीवर किए गए थे, जिसमें 36 सिंगल सीट वाले फाइटर्स थे और 4 ट्विन सीट वाले। आप ये तो समझते होंगे कि अगर कोई वेस्टर्न कंट्री का फाइटर है तो उसमें किसी वेस्टर्न कंट्री के सिस्टम को इंटीग्रेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज उन्हीं के फाइटर्स में इन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए आसानी से उनके सोर्स कोड को शेयर कर देगी। पर वहीं अगर आप बात करें किसी वेस्टर्न सिस्टम को किसी रशियन प्लेटफॉर्म में शामिल करने की, तो आपको मालूम है कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली है। सबसे पहले तो उसके लिए आपको इतनी आसानी से इजाजत मिलेगी ही नहीं। और जिस समय मिराज 2000 फाइटर्स लिए गए थे तब तो रशिया यूएसएसआर था और उस समय तो किसी वेस्टर्न सिस्टम को रशियन प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट कर पाना लगभग नामुमकिन था। अब आप ये समझिए कि 1982 में जो 40 मिराज फाइटर्स लिए गए थे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लगभग 2 स्क्वाड्रन बनाते हैं, क्योंकि एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 से 20 फाइटर्स कंसीडर किए जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 40 मिराज 2000 फाइटर्स का मतलब हुआ 2 स्क्वाड्रन। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो यहाँ पर भी केवल 40 ही मिराज 2000 फाइटर्स को लिया गया। ऐसा क्यों नहीं था कि इससे कम या फिर इससे ज्यादा भी तो लिए जा सकते थे?
और इसका एक ही कारण है कि ये फाइटर्स जिस पर्पस के लिए लिए जाने थे उस पर्पस के अनुसार इनकी संख्या इतनी ही पर्याप्त थी, और वो पर्पस था बॉम्बिंग मिशंस के लिए, क्योंकि बाकी के एयर टू एयर सपोर्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास रशियन प्लेटफॉर्म्स पहले से मौजूद थे। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स के बॉम्बिंग मिशंस के लिए मिराज 2000 फाइटर्स की 2 स्क्वाड्रन ही काफी थी, और वैसे भी ये बात कारगिल वॉर में साबित भी हो गई थी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने करीब 150 मिराज 2000 फाइटर्स को लेने की भी बात कही थी, लेकिन उस डील की कीमत भारत के एंटायर डिफेंस बजट से भी ज्यादा हो रही थी, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में मिराज 2000 फाइटर्स को उस समय नहीं लिया गया। और जबकि उसके बाद जो एडिशनल मिराज फाइटर्स की खरीद की बात चल रही थी उसमें HAL के साथ मिलकर उन्हें भारत में ही मैन्युफैक्चर करने वाली बात भी कही गई थी, लेकिन फिर भी कई सारे कारणों के चलते वो प्रपोजल आगे नहीं बढ़ पाया और उस समय केवल 40 मिराज फाइटर्स ही लिए गए। और जबकि उसी समय सोवियत यूनियन ने MiG-29 फाइटर्स की डील इंडियन एयरफोर्स से हासिल कर ली, और जबकि उन्होंने तो भारत में उन फाइटर्स को मैन्युफैक्चर करने की बात भी नहीं कही थी, लेकिन फिर भी उस समय मिराज 2000 फाइटर्स को जितनी क्वांटिटी में लिया गया था उस समय जिस पर्पस के लिए चाहिए थी उसके लिए तो पर्याप्त थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को मिराज फाइटर्स पाकिस्तान के F-16 को भी काउंटर करने के लिए चाहिए थे। तो ये कह सकते हैं कि मिराज 2000 फाइटर्स की फ्लीट उस समय इतनी बड़ी नहीं थी कि वो दोनों ही तरह के रोल्स निभा सके, यानी कि पाकिस्तान के F-16 को भी काउंटर कर सके और बॉम्बिंग मिशंस में भी इस्तेमाल हो सके, और इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसे किसी भी रोल में इस्तेमाल ना किया जा सके। अब आते हैं राफेल डील पर, और अगर आप राफेल डील को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर वैसे ही कुछ डील दिखाई देगी जो 1982 में मिराज 2000 फाइटर्स के समय हुई थी। उस समय भी केवल 40 फाइटर्स ही लिए गए थे, लेकिन कोशिश ये की गई थी कि करीब 150 मिराज फाइटर्स को लिया जाए, पर हो ये रहा था कि 150 मिराज फाइटर्स की जो कॉस्ट थी वो भारत के डिफेंस बजट से ज्यादा हो रही थी। और फिर उसी तरह जब 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने करीब 126 राफेल फाइटर्स को चुना तो पहले तो उस डील का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला था और वो डील आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन इस लाइन से आगे बढ़ने से पहले हम आपको पहले स्पष्ट कर दें कि डिफेंस कॉर्ड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करता है, और यहाँ पे आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं वो सभी उन फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर है जो पहले से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। और बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, और जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है उसके अनुसार तो यही लगता है कि यूपीए गवर्नमेंट के समय जो 126 राफेल फाइटर्स को लिया जाना था उनकी जो डील थी जिसकी कीमत करीब $7 बिलियन बताई जा रही थी, उस $7 बिलियन की कीमत पर भारत को जो राफेल फाइटर्स मिल रहे थे तो फिर उसमें केवल फाइटर्स ही थे, यानी कि उसमें ना तो कोई मेंटेनेंस कॉस्ट थी, ना ऑपरेशन कॉस्ट, ना ओवरहॉलिंग कॉस्ट, और ना ही उनमें इस्तेमाल होने वाले किसी हथियार की कॉस्ट। यानी कि अगर आप खाली एक फाइटर ले रहे हैं उसमें कोई भी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट या ओवरहॉलिंग की कॉस्ट नहीं लगा रहे हैं तो वो आपको कम कीमत में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें उसके ऑपरेशन, मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग की कॉस्ट ऐड करते हैं तो फिर निश्चित रूप से उसकी कॉस्ट एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन कॉस्ट से ज्यादा जाएगी। और यूपी गवर्नमेंट वाले राफेल फाइटर्स डील में भी यही हो रहा था, फाइटर्स की ऑपरेशन, मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग वाली कीमत नहीं लगाई गई थी। तो अगर हम उसे लगाएं तो निश्चित रूप से वो भारत के आधे डिफेंस बजट तक तो जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें बात आती है कि केवल 36 राफेल फाइटर्स ही क्यों लिए गए। तो जो हमारे ओपिनियन में सबसे प्रमुख कारण हो सकता है, पहला तो ये कि इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ है वो पहले से काफी कम है, और जबकि एयरफोर्स के जो बाकी के फाइटर्स हैं जैसे कि मिराज 2000 वो भी अपनी लाइफ पूरा होने की बेहद करीब हैं। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की इस घटती हुई फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए राफेल जैसे फाइटर्स की 2 स्क्वाड्रंस की जरूरत थी जो कि रिटायर होने के कगार पर आ रहे मिराज 2000 फाइटर्स के भी रोल निभा सकें। और जैसा कि हमने कहा कि एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर्स होते हैं, यानी कि 2 स्क्वाड्रन में 36 या फिर 40 फाइटर्स हो सकते हैं। और अगर एनडीए गवर्नमेंट 36 के बदले यूपीए गवर्नमेंट वाली डील के साथ ही जाती, लेकिन उस डील में जब मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और अन्य कॉस्ट ऐड होती तो फिर उसकी कीमत भारत के डिफेंस बजट को काफी ज्यादा कंज्यूम करती, जिसका असर पड़ता भारत की अन्य जरूरी चीजों पर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें केवल फाइटर्स ही चाहिए, बल्कि हमें सारी चीजें चाहिए जो किसी देश की सुरक्षा में काम आती हैं। और इसलिए हमारे ओपिनियन में 36 राफेल फाइटर्स को लेने का कारण वही होगा जो उन 40 मिराज 2000 फाइटर्स को लेने का भी था, और वो था किसी एक मेन पर्पस को पूरा करना जो कि फाइटर्स की 2 स्क्वाड्रन के साथ पूरी हो सकती थी। और जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड BS धनोवा और यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का भी कहना है कि राफेल वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। और वैसे भी भारत को जो राफेल फाइटर्स मिले हैं उसमें भारत की जरूरत के हिसाब से ही कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, और वो इंडियन स्पेसिफिकेशंस के अनुसार ही हमें मिला है। लेकिन सबसे हटकर जो अभी हाल ही की CAG की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो 36 राफेल फाइटर्स की डील है इसमें डसॉल्ट और MBDA के साथ ऑफसेट वाली डील भी शामिल थी, जिसमें फ्रेंच कंपनी ने ये कमिटमेंट किया था कि वो DRDO को इंजन मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में मदद करेंगे। लेकिन CAG के मुताबिक डसॉल्ट ने अभी तक अपना ये कमिटमेंट पूरा नहीं किया है, और इस डील में जो ऑफसेट क्लॉज वाले वादे हैं वो भी पूरे नहीं किए गए हैं।
तो इसलिए सीएजी की रिपोर्ट के बाद ये भी सवाल उठते हैं कि आखिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है और आखिर क्यों कमिटमेंट समय पर पूरी न करने के लिए इसमें किसी भी तरह की पेनल्टी का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया है, और इन सवालों के जवाब मिलना भी बेहद जरूरी है। बाकी इस एपिसोड में हमने जिस बारे में बात करी है उसके रिगार्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexpert.com पर हमारे ऑथर ने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है। आप जाकर वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमने ये आर्टिकल अपने कम्युनिटी टैब पर भी शेयर किया था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।